आपने वो फेमस डायलॉग सुना ही होगा, आप क्रोनोलॉजी समझिए, बस उसी से यहाँ पे सबसे पहले क्रोनोलॉजी देखी जाती है हिस्ट्री की, उसके बाद उसके अंदर कोई कनेक्शन ढूंढा जाता है कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और ये होने वाला है फर्स्ट लेक्चर फॉर महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी 2024, जहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, जो है आपका हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसके अंदर हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री कैसे रिकॉर्ड होती है, अलग अलग जो हिस्टोरियंस है उनके क्या थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस है, उनके क्या ओपिनियंस थे, उसके बेसिस पे पूरा डिस्कशन रहा है इस चैप्टर पे। तो चैप्टर को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जहां पर स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन और मॉडर्न टेक्निक्स तक जाएंगे, और उसके बाद अलग अलग फिलोसोफर्स की क्या अपनी राय थी उसके बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट इन द वेस्ट। अब चैप्टर का नाम डेवलपमेंट इन द वेस्ट इसके लिए रखा गया है बिकॉज हिस्ट्री का जो रिकॉर्डिंग है, कैसे हिस्ट्री रिकॉर्ड की जाती है, उनके बारे में रिसर्च कैसे होता है, ट्रेस कैसे करते हैं, सारी चीज़ें स्टार्ट हुई वेस्ट के थ्रू, यानी यूरोपियन देशों में, अमेरिकन साइड पे, जो भी वेस्टर्न पार्ट कहा जाता है वर्ल्ड का, वेस्ट यूरोप, अमेरिका, ये सारे जहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट हुई है, इसके लिए यहाँ पे नाम रखा गया है डेवलपमेंट इन दी वेस्ट। Historical research, writing and studies are carried out with an objective of their interconnection। अब यहाँ पे क्या है कि बोला गया है हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी हिस्ट्री के बारे में जब हम रिसर्च करने बैठते हैं, देखते हैं कोई जगह के बारे में हिस्ट्री अगर हम जानना चाहते हैं, तो वहाँ क्या करेंगे, उनके जो राइटिंग्स है, उनके जो स्टडीज है, उनके ऊपर रिसर्च करेंगे, फाइंड करेंगे कि कुछ इंटरकनेक्शन मिले एक ऑब्जेक्टिव के साथ। अब जैसे कि हम यहाँ पे ये साल शुरू कर रहे हैं, आप इस साल की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको इतने परसेंटेज मार्क्स लाने हैं, या आपको ये कॉलेज में एडमिशन चाहिए, या आप अगर समझो साइंस लेने वाले हो तो आपको साइंस और मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें आउट ऑफ आउट लाने का ट्राई करना है, 100 on 100 स्कोर करना है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव रहा और उसके लिए आप रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे। वैसे ही हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप फाइंड क्या करना चाहते हो, एंड उसके बेसिस पे सारी चीज़ें कैरी आउट होती है। अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट इवेंट्स। अब जो पीछे घटित हुआ है, जो अलग अलग चीजें हुई है, उनकी क्रोनोलॉजी अंडरस्टैंड की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो पहले इंडियन हिस्ट्री के में देखा जाएगा सबसे पहला राजा कौन था, उसके बाद कौन था, उसमें क्या हुआ, इसके बाद कौन सा वॉर हुआ, उसके बाद कहाँ पे कौन सा किंग जीता, कितना पोर्शन जीता, पहले इंडिया कितना बड़ा था, फिर कितने एम्पायर्स टूटे। अब रिसेंट हिस्ट्री की बात करें तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो क्या था, इंडिया पहले अखंड भारत था, उसके बाद टूटा, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, सबसे पहले अफगानिस्तान अलग हो गया, फिर श्रीलंका अलग हो गया, फिर बांग्लादेश। वैसे देखा जाए तो अब इंडिया एक छोटा सा पार्ट रहा है जितना वो हुआ करता था। तो ये एक हिस्टोरी है, उसकी एक अलग अलग क्रोनोलॉजी है, सबसे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, एक के बाद एक। जैसा कि आपने वो फेमस डायलॉग सुना ही होगा, आप क्रोनोलॉजी समझिए, बस उसी से यहाँ पे सबसे पहले क्रोनोलॉजी देखी जाती है हिस्ट्री की, उसके बाद उसके अंदर कोई कनेक्शन ढूंढा जाता है कि एक चीज के बाद जो दूसरी चीज हुई, उस दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, और हमेशा कोई ना कोई इंटरकनेक्शन निकल के ही आता है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलती रहती है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जैसे ही हमने कल का दिन खत्म किया, तो कल का जो दिन है वो एक हिस्ट्री बन चुका है। वैसे ही हर दिन एक हिस्ट्री बनता जाता है, और हर दिन ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अलग अलग इवेंट्स को स्टडी किया जाता है, और उसमें पैटर्न्स या इंटरकनेक्शंस ढूंढे जाते हैं। अब एक एक्सपर्ट कौन है इस फील्ड के अंदर? एक्सपर्ट वो है जो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को पढ़ सकता है और समझ सकता है। अब पुराने जमाने के लोग आज की भाषा में तो ना लिखते थे ना ही बोलते थे, तो उनकी भाषा अलग थी, उनके लिखने के तरीके अलग थे। एकदम पहले के ज़माने में अगर हम जाए स्टोन एज के टाइम पे, तो वहाँ पे केव पेंटिंग्स वगैरह हुआ करती थी, केव पे पेंटिंग्स करते थे, उनकी कोई रिटर्न लैंग्वेज नहीं थी। धीरे धीरे रिटर्न लैंग्वेज बनने लग गई, उन्होंने पत्थरों पे लिखना शुरू कर दिया, फिर पत्तों पे लिखना शुरू कर दिया, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह बनी। तो एक एक्सपर्ट वो है जो ये भाषा समझता है, जानता है, उनसे समझ सकता है और लोगों को समझा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हिस्ट्री को बिलोंग करता है, जो पुराने जमाने का है, वो क्या कहना चाहता है।
Experts can examine the authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author style of writing, manufacturing date, type of paper, stamps of authority. यानी कि यहाँ पे एक्सपर्ट क्या क्या उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से निकाल पाएगा। सबसे पहले ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कि क्या वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है या सही है कि फर्जी है, उसको देख के पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी स्टाइल होती है जिसके थ्रू एक्सपर्ट को पता चल जाता है कि भाई ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये जो आप लेकर के आए हो, ये डॉक्यूमेंट गलत है या ऑथेंटिक है। किससे पता चलेगा, कौन से क्राइटेरिया से उसको देख के पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है या फर्जी है। सबसे पहला लेटरिंग स्टाइल, जिस टाइप से लिखा गया है, जो लेटर्स यूज किए गए हैं। दूसरा ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, हर आदमी का अपना एक लिखने का तरीका होता है, एक अलग स्टाइल होती है, एक अलग स्टोरी में वो लिखता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, वहां पे डेट भी लिखा होगा कि किस तारीख को ये लिखा गया है। टाइप ऑफ पेपर, कौन से टाइप का पेपर यूज किया गया है। अब फॉर एग्जांपल आज हम जो पेपर यूज करते हैं वो पहले जो यूज किया जाता था उससे काफी अलग है। पहले काफी अलग अलग टाइप के पेपर्स यूज किए जाते थे, एनिमल की स्किन भी यूज की जाती थी लिखने के लिए, लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है। सो उससे भी पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है या कितना पुराना है। स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी, अगर समझो एक राजा ने दूसरे राजा के लिए वो लेटर लिखा है, वो संदेश लिखा है या वो डॉक्यूमेंट लिखा है, तो उस पर उस जो किंगडम होगा या वो जो राज्य होगा उसका स्टैंप लगा होगा। जैसे कि आज हम कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट देते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप रहेगा, जिससे मालूम पड़ेगा कि पेपर ऑथेंटिक है। वैसे ही उस जमाने में ये जिस किसी ने भी वो लेटर लिखा होगा वो अपना अथॉरिटी का साइन लगाएगा, अपना एक स्टैंप लगाएगा या कोई एक सिग्नेचर बनाएगा, जिसके थ्रू बता सकेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। Such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical references. अब जब एक्सपर्ट को मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा सब क्राइटेरिया मैच हो रहा है, ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, तो वो ये डॉक्यूमेंट एक हिस्टोरियन को दे देगा। हिस्टोरियन अब उसे क्रिटिकली एनालाइज करेगा, देखेगा और ट्राई करेगा ढूंढने के कि ये कौन से पीरियड का हो सकता है, किसने ये लिखा है, कैसे, क्योंकि उसको हिस्ट्री के सारे इवेंट्स पता होंगे। बेस्ड ऑन द लेटर ऑफ स्टाइल, ऑथर के लिखने का तरीका, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो देखेगा कि ये तारीख को क्या क्या हिस्ट्री में हुआ था और उसके बेसिस पे एक इंटरकनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेगा कि ये शायद इसने लिखा होगा या उसने लिखा होगा, क्योंकि ये इस जगह से मिला है और इस तारीख को ये लिखा गया था। अब बढ़ते हैं राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड के लिहाज से, कुछ नहीं तो इसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स वगैरह कहीं ना कहीं कोई आंसर में या कई ऑब्जेक्टिव्स में आपको जरूर दिखेंगे। राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव, पहला पॉइंट देखते हैं, एग्जामाइनिंग रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहला स्टेप होगा कि जो भी रेफरेंसेस अवेलेबल है हिस्ट्री के पास, ठीक है, हिस्टोरियन क्या करेगा, हिस्टोरियन के पास एक इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल होगा, वो उसको एग्जामाइन करेगा, चेक करेगा। सेकेंड है collecting historical information, highlighting the processes that lead to historical transitions, carrying out comparative analysis. अब और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा, पहले से उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी लेकिन उतनी काफ़ी नहीं होगी, इसके लिए वो और एक्सप्लोर करेगा और इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। जो प्रोसेसेस है जिसके थ्रू हिस्ट्री में वो ट्रांजिशंस हुए, यानी कि एक के बाद दूसरी घटना, दूसरी के बाद तीसरी घटना, ये क्यों हुए, रीज़न क्या था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक किंगडम है वो ख़त्म हो गया तो वो क्यों हुआ, क्या वो वॉर की वजह से हुआ, क्या वो सूखे पड़ने की वजह से हुआ, क्या वो बाढ़ की वजह से तबाह हुआ, रीज़न क्या था, वो हाईलाइट करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे पहले वाले और दूसरे वाले के साथ। यानी कि जो हमारे पास पहले से जो रेलेवेंट फैक्ट थे वो और जो हमने नए फैक्ट कलेक्ट किया वो देखेंगे कि उसके अंदर कोई भी सिमिलैरिटी है या फिर कोई डिफरेंसेस है, या जो हमारी पहली जो नॉलेज थी, पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था वो सही था या गलत था, उससे भी हमें कंपैरेटिव एनालिसिस से पता चल जाएगा। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। अब यहाँ पे सबसे पहले टाइम और स्पेस के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। टाइम एंड स्पेस यानी कि स्पेस यानी वो वाला स्पेस नहीं,
टाइम यानी किस टाइम पे वो हुआ था, दूसरा कहाँ पे हुआ था, ऑफ गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स, उस जो भी हिस्ट्रिकल इवेंट हम स्टडी कर रहे हैं वो कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, वो सारी स्टडी करेंगे। दूसरा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कोई है तो वो यूज करेंगे कि वहां पे हम कौन सा फ्रेमवर्क अप्लाई कर सकते हैं इसको स्टडी करते वक्त। फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस इन अ व्यू ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, तो अपने को सबसे पहले एक क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे रिसर्च करने के लिए। जैसा मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए स्टडी कंडक्ट करने से पहले, तो ये यहाँ से अपने को सबसे पहले क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे कि हम जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को प्रूफ करना चाहते हैं उसके रिलेटेड हम क्या क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। पहले एक क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे और फिर उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब जब हमारे पास वो क्वेश्चंस आ गए, उस क्वेश्चंस के आंसर अपने को मिल गए, उस आंसर को यहाँ पे जो कंपैरेटिव एनालिसिस वाला स्टेप था उसके साथ कंपेयर करेंगे और एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस यानी कि आपके पास दो ऑप्शंस है, अब वो दो ऑप्शंस में से कौन सा सही कौन सा गलत वो बेस्ड ऑन रिसर्च आप फाइंड आउट करोगे। फॉर एग्जांपल कि समझो किंगडम वाला एग्जांपल लेते हैं कि किंगडम खत्म हो गया, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन क्या था, समझो हम लोग ने रिसर्च किया उससे मालूम पड़ा या तो वो बाढ़ से खत्म हुआ या तो सूखे पड़ने की वजह से खत्म हुआ, दो ऑप्शन है हमारे पास। तो हमारे हाइपोथेसिस के अंदर हम वो दो रखेंगे कि एक बाढ़ से खत्म हुआ, एक ये सूखा पड़ने की वजह से खत्म हुआ। फिर उसके बाद उसके अंदर रिसर्च करेंगे, टेस्ट वगैरह अप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे, स्टडी करेंगे और बाद में हमें मालूम पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा सही था, तो उसको बोलते हैं फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामाइनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब अलग अलग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को भी हम पढ़ेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हिस्ट्री में पैटर्न्स होती है। हो सकता है जो दुनिया के उस पार्ट में हुआ हो वो कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद यही पैटर्न इंडिया में भी फॉलो हुआ हो। कहीं ना कहीं हिस्ट्री में एक पैटर्न होती है और वो पैटर्न बहुत जगह पे सेम होती है, उसी तरीके से फॉलो होती है कि एक किंगडम प्रॉस्पर हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन हुआ, फिर डिक्लाइन से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे प्रॉस्पर हुआ। तो ये हिस्टोरिकल पैटर्न है जो हमेशा चलती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। अब अलग अलग मेथड्स है जिसको यूज करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। पहला है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के अंदर जो साइट्स होती है जहाँ पे मतलब रिसर्च किया जाता है वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जाते हैं, चेक करते हैं, अलग अलग मिट्टी को देखते हैं, मिट्टी के अंदर जो दफनाया हुआ चीज़ें रहती है उसको बाहर निकालते हैं, उसका डेटिंग देखते हैं कि वो कितना साल पुराना है। ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजी के अंदर आती है। दूसरा है आर्कीवल साइंस जो कि आर्कियोलॉजी से कनेक्टेड है। आर्कीवल साइंस ही कार्बन डेटिंग वगैरह करती है। अब कार्बन डेटिंग यानी कि वो एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो अंदर ज़मीन से निकला है वो कितना साल पुराना है, वो आर्कीवल साइंस के अंदर आता है। थर्ड है मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है जो कि जो पुराना बुक लिखा हुआ रहता है पुराने ज़माने का, वो बुक जो बोलते हैं उसको बोलते हैं हम मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट को जो पढ़ता है, जो समझता है और जो बाकियों को समझाता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसको हम बोलेंगे मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। फिर है एपिग्राफी। एपिग्राफी यानी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इंस्क्रिप्शंस वो है जो पत्थरों पे लिखा जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत जगह पे, आप कहीं भी कोई फेमस जगह पे घूमने जाते हो तो वहाँ पे आपको अशोक का इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहेगा। मोस्टली ये कई जगह पे दिल्ली वगैरह पे अवेलेबल है। तो वो इंस्क्रिप्शन यानी पत्थरों पे कुछ संदेश लिखे होते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। और जो इंस्क्रिप्शन को स्टडी करता है वो आ गया एपिग्राफी। पहला है आर्कियोलॉजी, दूसरा है आर्कीवल साइंस, थर्ड है मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, फोर्थ है एपिग्राफी, फिफ्थ है एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। जो मैंने आपको पहले ही पॉइंट में समझाया था, लेटरिंग स्टाइल, किस स्टाइल में लेटर लिखा गया है। जैसे हम वर्ड वगैरह पे जाते हैं तो हम हमारा फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं, हम हमारा फॉन्ट में लिखते हैं, वैसे ही उस टाइम पे वो किस फॉन्ट में उस चीज़ को लिख रहे हैं उसको हम बोलेंगे लेटरिंग स्टाइल। और आखिरी आता है लिंग्विस्टिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स यानी कि स्टडी ऑफ कॉइन्स। अगर कोई कॉइन वगैरह हमें मिलता है तो कितना पुराना कॉइन है, कॉइन के बारे में पूरी रिसर्च जो होती है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। जीनोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ लीनिएज कि वो किसके वंशज है, लीनिएज यानी कि वंशज। तो
जो वंशज का स्टडी होता है उसको हम बोलेंगे जीनियोलॉजी, कॉइन्स का स्टडी है उसको बोलेंगे न्यूमिस्मैटिक्स, और लिंग्विस्टिक्स यानी कि क्या भाषा अगर वो लोग बोलते थे उसको बोलेंगे लिंग्विस्टिक्स। अब आ जाते हैं मेन चीज पे, जो है डेफिनेशन, जो आपको हर आंसर में जरूरत लगेगा ही लगेगा। छोटा सा डेफिनेशन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। डेफिनेशन है द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। क्या है डेफिनेशन? राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। इसको आपको याद कर लेना है बाय हार्ट एकदम डेफिनेशन, बिकॉज ये डेफिनेशन आपको इस चैप्टर के, अगर ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको ये डेफिनेशन लिख ही देना है, तो जिसके थ्रू आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छी पड़ेगी और मार्क्स आपको फुल आने के चांसेस हो जाएंगे। द हिस्टोरियन कैनॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट्स इन इट्स नैरेटिव। कोई भी हिस्टोरियन अगर कोई भी बुक लिख रहा है या कोई भी डॉक्यूमेंट वो प्रिजर्व कर रहा है उसके अंदर वो पूरी हिस्ट्री लिख ही नहीं सकता, हर पास्ट इवेंट का रिकॉर्ड वो रख ही नहीं सकता, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खुद की लाइफ स्पेन 80 से 100 साल तक रहेगी। उतने साल में अगर वो कोई बुक लिख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल की हिस्ट्री पढ़ेगा? पिछले 500 साल, ज़्यादा से ज़्यादा पिछले 1000 साल, इससे ज़्यादा कि वो हिस्ट्री के इवेंट्स को रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता। और इसके लिए जो भी हिस्ट्री का रिकॉर्ड होता है वो हर एक इवेंट कोई एक हिस्टोरियन नहीं कर सकता, कोई हिस्टोरियन कुछ और इवेंट्स कवर करेगा, कोई कुछ और करेगा, हर हिस्टोरियन हर इवेंट कवर नहीं कर सकता। दूसरा, द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड्स ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय हिम। यानी कि जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है, जो भी उसने देखा, जो भी उसने पढ़ा, जो भी उसने समझा, अब वो जो लिखेगा उस हिस्ट्री के बारे में तो वो एक अपने थॉट से लिखेगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगा। हो सकता है कि कुछ और हुआ हो सकता है कि उसका जो मीनिंग हो उस हिस्ट्री का वो कुछ और हो, लेकिन जो भी बंदा है, जो भी हिस्टोरियन उस हिस्ट्री के बारे में लिखेगा, ठीक है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगा। वो क्या सोच रहा है उसके हिसाब से वो लिखेगा, ना कि जो कॉमन एक वर्ल्ड व्यू होना चाहिए। यानी हर हिस्टोरियन एक ही इवेंट को अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जो पुराने जमाने के लोग थे वो क्या क्या यूज करते थे अपने, जो भी क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशंस करने के लिए? पहला, केव पेंटिंग, जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था। बहुत साल पहले लोग केव पेंटिंग करते हैं क्योंकि उनकी कोई रिटर्न लैंग्वेज नहीं थी, कोई अल्फाबेट्स बने नहीं थे, कोई वोकैबुलरी नहीं थी जिसके थ्रू वो लिख सके, तो वहाँ पे केव पेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है सिंगिंग सॉन्ग्स, गाना गाते थे। वोकल लैंग्वेज थी, रिटर्न लैंग्वेज नहीं थी, तो गाना गा सकते थे, गाना गा के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, या अपनी जो भी कह सकते हैं कम्युनिटी गैदरिंग सिंगिंग सॉन्ग्स के थ्रू होती थी। फिर है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग क्या करते थे कि इसके पहले क्या होता था, इसके पहले क्या हुआ था, इसके बारे में स्टोरीज चली जाती है। आज के ज़माने में भी हम कई बार स्टोरी टेलिंग हमारे दादी वगैरह हमारे साथ करते हैं, हमें पुराने ज़माने की स्टोरीज बताते हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था, हमारे टाइम पे वैसा होता था। तो कहीं ना कहीं ये प्रथा तो आज भी चालू है, और सिंगिंग सॉन्ग्स वाली प्रथा भी आज चालू है। जो फोक सिंगिंग होते हैं, जो गाँव में गाते हैं लोग, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखते हो कि वो पोएम्स वगैरह हिस्टोरिकल इवेंट्स का बहुत सपोर्ट लेते हैं, अपने गाने के लिरिक्स में उनका इंक्लूजन रहता है। तो ये दो चीज़ आज भी चालू है। केव पेंटिंग अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। उसके बाद बैलेड्स वगैरह भी यूज किए जाते थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी से वो है 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। 4 कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के? इसके लिए कीवर्ड है सेज, SAGE, SAGE, सेज यानी कि साधु। सेज से पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, S स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो उसका पॉइंट क्या है देख लेते हैं। इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स,
इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को अगर हम स्टडी करना चाहे तो सबसे पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो मेथड है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। साइंटिफिक प्रिंसिपल के थ्रू इसकी स्टडी की जा सकती है और सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट एस विच स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। सेकेंड है ए स्टैंड्स फॉर एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, these questions are anthropocentric. These questions are anthropocentric. It means that these questions are about the deeds of the member of ancient human societies of particular period. History does not suggest any interrelation between the divine and human deeds. अब जो क्वेश्चंस है वो कौन से टाइप के होते हैं? एंथ्रोपोसेंट्रिक। पहला क्या था? क्वेश्चन बनाओ साइंटिफिक मेथड के थ्रू। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है? एंथ्रोपोसेंट्रिक। इसका मतलब क्या कि ये जो क्वेश्चन है ये है अबाउट डीड्स ऑफ मेंबर, यानी कि उन्होंने क्या काम किए थे, जो जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं। उस टाइम पे जो ह्यूमन रहते थे उस सोसाइटी में, उन्होंने क्या काम किए, कैसे काम किए, ये सारी चीजें डीड्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस हो गए। अब एक क्लियर पॉइंट ये है कि हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स, यानी कि भगवान वगैरह के रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट है और जो ह्यूमन उसके रिलेटेड जो भी कर रहे थे, उसके रिलेटेड जो भी स्टडी होती है वो हिस्ट्री में काउंट नहीं की जा सकती, बिकॉज हम भगवानों को फिलहाल हिस्ट्री में काउंट नहीं करते हैं। ये वेस्टर्न फिलॉसफी है। इसके लिए चैप्टर में पहले ही बोला है, डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो हमें वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सोचना है। फोर्थ है, अपना थर्ड पॉइंट है जी स्टैंड्स फॉर ग्राफ। हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। अब ये जो हमने पास्ट ह्यूमन क्वेश्चंस पूछे थे उसके बेसिस पे हमें जो आंसर्स मिला, जो हमने रिसर्च किया, उसके बेसिस पे हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, हम एक ग्राफ बना सकते हैं कि ये साल में ये हुआ, 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 इतना ग्रोथ हुआ, इतना ग्रोथ हुआ। ऐसा एक ग्राफ बन सकता है। जैसे हमारी इवोल्यूशन का एक ग्राफ है कि पहले इंसान ऐसे था, फिर ऐसे 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 अब सीधा चलने लग गया है। ये एक ग्राफ है, ये एक टाइप ऑफ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है हिस्ट्री का। वैसे ही हिस्ट्री के अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ 100 साल 200 साल क्या हिस्ट्री रही है, लोगों के व्यवहार कैसे रहे, ग्रोथ हुआ या फिर डाउनफॉल हुआ, पहले अमीर लोग थे या अब लोग अमीर हुए, क्या था, कैसे ट्रेड कैसा था, ट्रेड पहले ज़्यादा था अभी ज़्यादा है। ये सारी स्टडी हम हिस्ट्री के थ्रू कर सकते हैं। और आखिरी में ई स्टैंड्स फॉर एविडेंस, यानी कि जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे, आंसर टू दीज क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। अब अगर हम क्वेश्चन का कुछ आंसर अपने को हिस्ट्री के थ्रू मिला तो ये आंसर सिर्फ ऐसे ही नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि आपको क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद वो क्वेश्चन क्या स्टडी करते हैं, ह्यूमन डीड्स को। अब जो हमें आंसर मिला, ये जो आंसर है, ये आंसर आपको एविडेंस के साथ मिलने चाहिए। यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है रिसर्च करने के बाद, तो आंसर के साथ साथ उसका एविडेंस क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि बिकॉज ये हुआ था, ये उसका एविडेंस है। इसके लिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है। तो हमारा आंसर SAGE, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, एंथ्रोपोसेंट्रिक, ग्राफ और एविडेंस। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है इस चैप्टर का। दूसरे पार्ट में हम अलग अलग फिलोसॉफीज देखेंगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज देखेंगे, कुछ महान शख्सियतें जिन्हें हिस्ट्री के लाइन में, फिलोसॉफी के लाइन में अपना एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है, और उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनकी 10th स्टैंडर्ड की जर्नी जल्दी और अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।